मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम। जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम ही नहीं है। पूरे देश में न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन व्यक्ति है। मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन आदमी, हमारे साथ तो कोई भेद ही नहीं कर रहा है। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। उनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, एक बार तय कीजिए ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य कराएंगे। पूरी पिक्चर का लब्बो लुभाब आपको मिल गया, बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो आगे आएगा। इसलिए जरा इत्मीनान से बैठ जाइए। चुनावी शोर और जोर के बीच सवाल देश की करीब 14% मुस्लिम आबादी का है, उसके वोट बैंक का है और पीएम मोदी का है। क्या मुसलमानों के दुश्मन है मोदी? देश के मुसलमान क्या मोदी को वोट देते हैं? क्या मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? क्या मुस्लिम बस्ती में वोटिंग का आधार सिर्फ और सिर्फ मजहब है? पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की स्थिति और राजनीति में उनके इस्तेमाल को लेकर टाइम्स ऑफ भारत के इंटरव्यू में खुलकर बात की। पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर अपने मन की बात बताई। आखिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया? वैसे 2019 और उससे पहले बीजेपी को मिले मुसलमानों के वोट प्रतिशत को देखेंगे तो मामला काफी हद तक समझ आएगा। 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिमों ने वोट किया था, जबकि बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले। 2014 में मोदी की एंट्री के साथ ही इसमें दोगुने की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस को 38% जबकि बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को मिलने वाला मुस्लिम वोट 5% कम होकर 33% हो गया, जबकि बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला। तो आगे रास्ते इसी वोटिंग प्रतिशत से उभरते सवालों से तय होंगे। जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं जब चुनाव होता है। जहां तक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करें कि भाई ये हमारा, जैसे मैं कहता हूं भाई सैचुरेशन मुझे करना है, सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन। मतलब गांव में 50 लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए, मतलब 50 को मिलना चाहिए, 49 को नहीं। मतलब उसमें सब समाज आ जाएंगे, सब धर्म आ जाएंगे। आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की ये गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है। मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भाई सबको सब मिले। इस सब के बावजूद क्या वास्तव में मुस्लिम वोटर की वोट करने की कसौटी मोदी का काम रहा है? जाहिर है सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि न विपक्ष अपने इंटैक्ट वोट बैंक को छोड़ना चाहता है, न मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी लेने वाले कट्टरपंथी राजनीतिक और मजहबी चेहरे। तब विपक्ष के लिए मोदी के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव को तानना और आसान हो जाता है, जब मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर तीखे प्रहार विपक्ष पर करते हैं।
वोट बैंक की राजनीति को लेकर मोदी बिना लाग लपेट के सीधे लेकिन तीखे प्रहार कांग्रेस पर करते हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी के हमले से हुई, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बता दिया। इसके बाद कर्नाटक आरक्षण मॉडल सामने आया। मोदी ने आरोप लगाया कि ओबीसी का आरक्षण काटकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। फिर राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले बयान पर पीएम मोदी ने वार किया कि आपकी संपत्ति का सर्वे करके कांग्रेस उसे मुसलमानों को बांटना चाहती है। मोदी कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी, देश का बंटवारा क्यों किया। दरअसल मोदी के निशाने पर देश की आजादी के बाद से सेक्युलरिज्म के नाम पर की गई कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स रही है, जिसने भारत के गौरव से भरे प्राचीन सांस्कृतिक अध्यायों से लेकर बहुसंख्यक वर्ग के धार्मिक केंद्रों तक की जमकर उपेक्षा की। जबकि दूसरी तरफ वोट बैंक नाराज न हो जाए, इसका बड़े इत्मीनान से ख्याल रखा गया। पीएम मोदी कहते हैं कि ये नेहरू की राजनीति का सूत्र था जो आज भी कांग्रेस चला रही है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले जुमले से 2014 से पहले और बाद में अब तक विपक्षी गठबंधन इस बात को स्थापित करने की कोशिश में जुटा है कि मोदी बीजेपी एंटी मुस्लिम, क्योंकि मोदी पूजा पाठ करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने, सीए और कॉमन सिविल कोड जैसे मामलों को भी ये बताया गया कि ये मोदी का मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। सच ये है कि सीए की तर्ज पर यूसीसी को लेकर भी विपक्षी वितंडा खूब ताना जा रहा है। खासकर मुस्लिम बस्तियों में यूसीसी को लेकर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स सेट की जा रही है। बीजेपी और मोदी के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने भड़काने का मामला वोट जिहाद तक पहुंच गया है। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। सियासत में मजहबी अफीम कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही, ये तय मुसलमानों को करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी संघ और मोदी के खिलाफ गढ़े गए विपक्षी नरेशन में मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। चाहे विपक्षी दल हो या कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात, क्यों उनके भाषण और भाष्य दोनों ही हिंदू आस्था के विरोध या मुसलमानों को भड़काने के सूत्र पर ही लिखे जाते हैं।
मुस्लिमों को भड़काकर विपक्ष और कट्टरपंथी जमातें कैसे मोदी के खिलाफ नरेशन गढ़ती रही हैं, जरा देखिए। तथ्य ये है कि राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, साक्ष्यों के आधार पर हुआ, लेकिन नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। इसी तरह तथ्य ये है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, जबकि नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। इसी तरह 3 तलाक कानून पर तथ्य ये है कि कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक मान्य नहीं है, लेकिन जब 3 तलाक पर कानून मोदी लेकर आए तो नैरेटिव ये सेट किया गया कि 3 तलाक कानून से मोदी मुस्लिम मामलों में दखल दे रहे हैं, इस्लाम खतरे में है। इसी तरह एक तथ्य है कि माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन नैरेटिव ये सेट कर दिया गया है कि मुसलमान होने की वजह से उसे जहर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। एक माफिया को मसीहा और शहीद का तमगा देने वाले बयान पर तालियां पीटने वाली भीड़ को आत्ममंथन तो करना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की सियासी सनक में दांव पर उसका भविष्य लग रहा है। बीते करीब 75 सालों से देश के हर एक चुनाव में आखिर वोटिंग पैटर्न उन चेहरों या पार्टी के खिलाफ क्यों दिखता है जो मदरसे में आधुनिक शिक्षा, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और देश के भीतर सामान्य नागरिक कानून की बात करती है। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अब आत्ममंथन होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या वाकई खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों की सरकारों ने और मोदी सरकार ने मुसलमान युवाओं और बच्चों के लिए कोई भेदभाव अपनी योजनाओं में किया? जो आंकड़े अभी मौजूद हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार के पहले टर्म में 3 करोड़ 14 लाख मुस्लिम छात्रों को मोदी सरकार में स्कॉलरशिप मिली, जो यूपीए 2 यानी कांग्रेस सरकार में मिलने वाले वजीफे से 20 लाख ज्यादा छात्रों को मिली। साल 2009-14 के मनमोहन सरकार के दौर में 2 करोड़ 94 लाख मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप मिली थी, यानी मोदी 1.0 में मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या में 7% का इजाफा हुआ। जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? तो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे, वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर